एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। तो जेपी अग्रवाल जी, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महागठबंधन वर्सेस एनडीए सरकार जो है एनडीए की तैयारियों में है। सीधे तौर पे तुलना की जा रही है, कंपटीशन किया जा रहा है। कहाँ ठहरता है ये महागठबंधन, और महागठबंधन में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इसमें? कांग्रेस एक सीमेंटिंग फोर्स है, उन्होंने सबको एक किया और ये गठबंधन जीतेगा हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, अगर जेडीयू आरजेडी की भी बात करें, ये महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के डर से बनाया गया बिहार में? क्योंकि जिस तरीके से पार्टी वहाँ अलग अलग पहले होता था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन जिस तरीके से एकजुट हुई है बीजेपी, अब इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि आप सबको एक साथ होना पड़ा सिर्फ बीजेपी के डर से। मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास क्या है वहाँ। बीजेपी लड़ रही है कभी किसी के साथ, वो भी तो किसी के साथ गठबंधन में थे पहले, तो अब वो अलग हो गए। तो मुझे नहीं लगता, और हमें कोई उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने जो वो दिखा के काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी लालू प्रसाद यादव के बारे में जो है आप ही की पार्टी एक बार खिलाफ में खड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है उनके साथ मिलकर लड़ रही है। कैसी राजनीति है ये? आज का माहौल देखिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक लड़ाई है। जो सेकुलर पार्टियां वो एक हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रही हैं। यही लोग हैं ना जिन्होंने बम्बई में बिहारियों को मारा था, इन्हीं की पार्टी के नेता थे ना, जो आज वोट मांगने गए बिहार में। शिवसेना के लोगों ने उनकी टैक्सियां जलाई, उनके घर जलाए, उनको मारा, और अब भी बयान देते हैं कि इनसे कहो यहाँ से बाहर चले जाएं। अब वोट मांगे कि किस मुंह से वोट मांगेंगे बिहार में जाके? इनका दामन साफ नहीं है, इनका दिल साफ नहीं है। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती है बीजेपी के कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सीधे तौर पे नागपुर से चलाई जाती है, यानी कि आरएसएस और बीजेपी को हमेशा जोड़ के रखा जाता है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, वाकई में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? सवाल ये है कि उनके रिश्ते कैसे हैं, और मैंने तो एक किसी उसमें डायलॉग भी सुना था किसी आरएसएस वाले का, जिसने कहा था हमारा एक विंग है बीजेपी। जिस समय इनकी क्लास लगी थी बीजेपी के आरएसएस के दफ्तर में, तो ये तो इनका स्तर है और बातचीत का स्तर है, या इनकी आपस में ताल्लुकात हैं। आरएसएस कंट्रोल करता है इनको। जहाँ तक हमारे आरक्षण के मुद्दे का सवाल है, देखिए कांग्रेस ने बहुत समय कई बार इस चीज़ को बहुत साफ तौर पर कहा है। बुनियादी तौर पर जो कानून में लिखा है, उस कानून की धारा के मुताबिक आरक्षण जिन उनको देना चाहिए समाज को, वो दिया गया, और बराबर मांग उठती भी रहती है, उसको देखते हैं, उस पर हल भी करते हैं। ये मौजूदा जो समस्या है, ये आज की सरकार के सामने उनको हल करने दो। आप कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी जो है एक दूसरे के विंग है, मतलब आरएसएस का विंग है बीजेपी, लेकिन बीजेपी आरक्षण वाले बयान से पूरी तरीके से खुद को अलग कर रही है। वो उनका कहना है कि आरक्षण पे वो समीक्षा पुनर्विचार नहीं चाहते, तो क्यों अलग करे? क्या रीजन मानते हैं इसका? उनको कह देना चाहिए हमारा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, आज से हम अलग हो गए। मुद्दे पे क्यों अलग हो रहे हैं? तो जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ यही कारण हो सकता है कि बीजेपी खुद इस बयान से खुद को अलग करने की कोशिश कर रही है? बीजेपी बहुत डरी हुई है, बहुत सारी चीज़ों से डरी हुई है, और आरएसएस का जो कंट्रोल है इनके गर्दन पे रहता है हमेशा। आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने हाल ही में ट्विटर में एक फोटो अपलोड किया था, जिसमें एक तरफ ओबीसी जी का चेहरा था, दूसरी तरफ मोहन भागवत का चेहरा था, जिस पे ओबीसी ने बहुत ज़्यादा पलटवार किया, उसे मुसलमानों का अपमान कहा। क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इस फोटो से ताल्लुक करती है? क्या कांग्रेस पार्टी की भी यही लाइन है कि जो दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसके आप? वो उनका पर्सनल ट्वीट था, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो मतलब उससे निकाला जा सकता है वो ये है कि कट्टरपंथी के दो चेहरे, बात खत्म हो गई। जिसको समझना है समझ लें। कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जो है ओबीसी भी अपने कैंडिडेट जो है निकालेंगे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ओबीसी बीजेपी के लिए काम करेगी, तो इस फोटो को उसी से जोड़ के देखा जाए। किस नाम पे वोट मांगने गए हैं वो वहाँ? क्या आज से पहले उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट के बारे में एक लफ्ज़ भी कहीं बोला? मेंबर पार्लियामेंट थे, मेरे साथ भी 5 साल रहे। कभी बिहार की किसी समस्या के बारे में बोला? जिस समय बिहारियों की पिटाई हुई बम्बई में और महाराष्ट्र में, उस समय कहीं बोले ये एक लफ्ज़ बोले?
आज किस नाम पे वोट मांगने गए हैं आप? धर्म के आधार पर वोट मांगने गए हैं, किसको फ़ायदा पहुंचेगा उस तो मकसद तो लगाया जाएगा ना, दोनों चीज़ों को जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि धर्म के नाम पे जो है बिहार में वोट मांगे जा रहे, बिहार की पूरी राजनीति आप मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से वहाँ पे अपने कैंडिडेट उतार रही है या लड़ने जा रही है, पूरी जातीय आधार पर जो है वहाँ पे राजनीति हो रही है बिहार में? तो मुझे लगता है जो हमारा महागठबंधन है वो किसी जातीय आधार पर वोट नहीं मांग रहा, वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा सर्वे में नीतीश कुमार जी को 64% लोगों ने कहा हम पसंद करते हैं एज सीएम। सीधा जवाब है इसका। हाल ही में सपा जनता परिवार से अलग हो गई है, एनसीपी सपा ने मिलकर जो है एक थर्ड फ्रंट बना लिया है। क्या लगता है इस तरीके से बिखराव हुआ क्या कारण? क्योंकि सीटों का उन्होंने कारण बताया कि सीट उन्हें कम दी गई थी सपा को, इसीलिए वो अलग हो गए। मुझे उनका अंदरूनी मामला है, वो जल्दी निपट जाएगा, वो जाने। लेकिन बिहार में आपने कहा कि एनडीए जिस तरीके से एनडीए के साथ कुशवाहा की पार्टी है, पासवान है, जीतन राम मांझी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में वो भी मजबूत नहीं है? कड़े की टक्कर तो वहाँ पे भी है, कांटे की टक्कर। तो महागठबंधन क्या लगता है बिहार विधानसभा में जो एक मोदी रथ है उसको रोक पाने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं? कांटे की टक्कर कहाँ, वो तो जूत बाजारी हुई है उनके तो आपस में खूब, कभी वो रूस रहा है, कभी वो रूस रहा है, कभी उसका बेटा जा रहा है, कभी वो जा रहा है, तो एक कहाँ है वो? महागठबंधन का एजेंडा क्या है? क्योंकि अब तक तो यही देखा जा रहा है डेवलपमेंट, बिहार सेकुलर पार्टियों को मजबूत करना। जी बिल्कुल, बिहार के बारे में बात हो गई। अब घूम के अगर दिल्ली में आए, जिस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, जीरो में आ गई है लगातार। आपने कहा कि आत्ममंथन चलती रहती है। अब पार्टी खुद को, अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस लाने के लिए क्या कर रही है? क्या लगता है क्या आगे होगा? जी, हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमको नए नहीं है जो उनको बताना पड़ेगी कांग्रेस क्या है। कांग्रेस की किए हुए काम जनता के सामने हैं और आज लोग उस फर्क को महसूस कर रहे हैं। कई सारे और मुद्दे हैं, हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं हर मुद्दों पे, लेकिन अब हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जाते जाते हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जनता के सामने आप क्या अपने विचार रखेंगे? मेरे को लगता है कि हमेशा हम वो सोचें जिससे हमारा देश मजबूत हो, हम वो करें जिससे लोगों की भलाई का काम हो। हमारी नीयत वो होनी चाहिए जिससे हमारा समाज फले फूले और सब खुश रहें। नफ़रत की कोई जगह नहीं है, ना कर्म से ना वचन से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं जनता आपके इस विचार पे ज़रूर चले। आपसे हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत की, अच्छा लगा, हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो गया है हमारे जाने का। हमने जेपी अग्रवाल जी से तमाम मुद्दों पे बातचीत की और आगे हम देश की बात में किसी और चेहरे, नए राजनेता के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।